नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर जोरदार चाबुक रसीद दिया है। हिंदुस्तान की सियासत बिना धन और बल के चलती नहीं है और चुनावी चंदे के जरिए ही सियासी पार्टियां अपना विस्तार करती हैं, चुनाव लड़ती और जीतती हैं। बड़े बड़े धंधा सेठ सियासी दलों को पहले कैश में चंदा दिया करते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके नाम का खुलासा हो। ऐसा होने पर उनको डर था जब विरोधी पार्टी सत्ता में आएगी तो हमें निशाना बना सकती है। बीजेपी सरकार ने इस पॉलिसी को बदल दिया था 2018 में और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए चंदा देने की नई व्यवस्था शुरू कराई। इस सिस्टम में भी इस बात का ख्याल रखा गया कि बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देने वालों के नाम सामने नहीं आए। यही सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू हुई। संसद में सरकार ने बताया है अब तक 18,518 करोड़ के बॉन्ड बिक चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आया है। ऐसा माना जाता है विरोधी पार्टियां लगातार इस पर सवाल भी खड़े करती थीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाकर साबित कर दिया कि असंवैधानिक है। असंवैधानिक इस लिहाज से कि आम जनता को पता ही नहीं चलता किसने किसको कितना धन चंदे के तौर पर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विपक्ष ने जमकर स्वागत किया है तो मोदी सरकार को सफाई देनी पड़ रही है। अब सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इस मुद्दे की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं किसने इस पर क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है, देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या ये सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मिला? क्यों? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? वो पैसा किन कॉरपोरेट्स ने बीजेपी को दिया? उन कॉरपोरेट्स को क्या फायदा पहुंचा? सत्ताधारी दल भाजपा ने कौन से सरकारी एसेट उन कॉरपोरेट्स को उसके एवज में दिए? क्विड प्रो क्वो यानी तुम मेरी कमर खुजलाओ, मैं तुम्हारी कमर खुजलाऊं, वो क्या है? लोगों को और देश को क्या क्या नुकसान हुआ? इन सारी बातों का जवाब देश के माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और जेपी नड्डा साहब को देना चाहिए। उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वाज अंडरटेकन फॉर ए वेरी लॉडेबल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इस फैसले को
सैल्यूट करता हूं। देश के अंदर एक स्वस्थ, गतिशील संसदीय लोकतंत्र जो पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से संरक्षित कर सके, उस दिशा में ये निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ तो ऐसा लगने लग गया था कि इनकी बॉन्डिंग केवल एक ही पार्टी के साथ है जो सत्ता में है। बाकी सारे राजनीतिक दल डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे और जनता भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कौन किसको क्या दे रहा है, कितना दे रहा है। ये जिस देश के अंदर सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार की तरीके से सम्मान पाता हो, तो उस देश में ये एक महत्वपूर्ण रेस्ट्रिक्शन था इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए उस सारी स्कीम को ही रद्द कर दिया। This is a huge ray of hope, not just for A, B or C political party, but for democracy itself. It's a huge ray of hope for citizens of this country. Because this whole scheme, which was the brainchild of my late friend Arun Jaitley, was in fact choreographed to enrich the BJP. Because everybody knew that the BJP was in power and that any donations through electoral bond scheme would come to the BJP. But the interesting part is that this electoral bond scheme had nothing to do with elections. It was really the bonding between the corporate sector and the BJP, which received the largest number of donations. And the donations they received over the years amounts to about 5,000 to 6,000 crores. Now, with 5,000 to 6,000 crores in your kitty, which is not to be used in elections at all, right? You can topple governments, you can build your infrastructure as a political party, you can build the infrastructure for the RSS, you can set up your communications network throughout the country, and and you can do what you like in terms of the use of toppled, and there's no accountability. So I think to that extent, it's something that's significant has happened in terms of the future of our country. The judgment is unexceptionable for every reason that has been given in support thereof. It is a scholarly judgment, well-researched, well-reasoned. We were expecting such a judgment, but the sweep of the judgment is something which is extraordinary. The Supreme Court has said that the electoral bond scheme is unconstitutional on the touchstone of Article 14 and 19 of the Constitution. And in my view, it is an unexceptionable finding of the highest court. I hope that all governments will concede the logic of the judgment and dispense with any scheme that denies the citizens the right to be informed about the donation of individuals and companies, because the Supreme Court has reasoned that contributions have a direct bearing on the purity and transparency of the electoral process, and therefore has a direct bearing on the strength of Indian democracy. I wholeheartedly support the judgment. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा चाबुक पड़ा है, अपने आप में यह ऐतिहासिक फैसला है। मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और विपक्ष को लंबे समय बाद एक बड़ा मुद्दा हाथ आ गया है। चुनावी चंदे को बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में क्यों बदला, इस पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मेहमानों के साथ इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब देश का पहला सूबा बन जा रहा है जिस सूबे कोल
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SSF ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ। ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੋਇਟਾ ਹੀਲਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇੰਪੈਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਹਰ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਵਾਰ SSF ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ 50% ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ 3000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ ਜੀ, 3000 ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫੈਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। तो राजधर में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक लगाया है, मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। एक ऐसी स्कीम जिसके जरिए चुनावी पारदर्शिता का दावा किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, पूरी तरह रोक लगा दिया है। ये मोदी सरकार के लिए पिछले 6 साल में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है और चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े रतन तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, सुशील कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले रतन तिवारी जी, आज बहुत खुश होगी कांग्रेस, बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा है मोदी सरकार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई, उसने कहीं न कहीं मोदी सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े होते हैं। चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका है सरकार के लिए, लेकिन आप लोग भी पहले उतना विरोध नहीं कर रहे थे। अब जब फैसला आ गया है, तब आप लोग इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले नवीन जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे मित्र इंदुकांत जी, वकील साहब, सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। देखिए, ये जो फैसला आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ये वाकई में एक बेहतरीन फैसला है, एक अच्छा फैसला है। ये बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानती ही नहीं। इसके लिए मैं बोल रहा हूं नवीन भाई, क्योंकि आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, 5 जज सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जनता के बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए थे कि सरकार का कहीं न कहीं हमारे ऊपर प्रभाव है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब जब से आए, आपने देखा जब आम आदमी पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी, जो ट्रांसफर वाले सिस्टम में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी झटका मिला था, लेकिन उन्होंने लोकसभा में बिल लाया था। ये भी जो फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी को झकझोर करने वाला है कि आप, और सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश भी दिया है SBI को कि आप 2019 के बाद जितने भी बॉन्ड आपने लिए हैं या जितने बॉन्ड बनाए गए हैं, उसका भी खुलासा करना होगा। लेकिन उसमें आपका भी तो नाम आएगा, जिन लोगों ने आपको चंदा दिया है उनके भी तो नाम आएंगे। नवीन भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, हम तो बहुत खुश है। आप हमारे पास देखिए ना कितने चंदे हैं। हम 1000 करोड़ मिला आपको, 1000 करोड़ 1000 करोड़ हमारे पास मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो 6 से 7000 करोड़ मिला है। यही तो आपकी दिक्कत तो है, मैं तो उनको ज्यादा क्यों मिल रहा है? मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, खुलासा होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें ये भी मालूम पड़ जाएगा विजय माल्या के पैसे हैं कि नीरव मोदी के पैसे हैं, किसके पैसे हैं, सब कुछ खुलेगा। और बहुत ऐतिहासिक फैसला है, सभी लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। रतन जी, अगर अडानी जी का नाम नहीं आया तो आपका एक मुद्दा बेकार हो जाएगा कि अडानी जी से जो है इनका कोई संबंध है। अडानी जी का नाम नहीं आएगा, लेकिन उनके कुछ लोग तो होंगे इसमें। लेकिन खुलासा होने दीजिए नवीन जी, सब कुछ सामने आएगा। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता तो सामने आ नहीं रहे जवाब देने के लिए। खैर चलिए, सुशील कुमार जी, जिस तरह का यह ऐतिहासिक फैसला है, कम से कम इसका क्या असर पड़ेगा, इसके कानूनी पहलू क्या हैं? सभी जानते हैं 2018 में मोदी सरकार जोर शोर से ये कहकर लाई थी कि सिस्टम को हम ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, हम आखिरकार जो है ऐसे लोगों को बचा रहे हैं।
जो डरते हैं कि किसी और पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हमको टारगेट करेगी, उससे इसलिए हम नाम छिपा रहे हैं। अब सारे नाम सामने आ जाएंगे और योजना भी रुक गई है। चंदा के आगे कैसे दिया जाएगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं किसी को, बताइए थोड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट का आज 5 जज ने जो जजमेंट दिया वो बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट है। एक चीज है कि कांग्रेस बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को खुश होने का मौका भी मिला 2 महीने के बाद में इलेक्शन में। अभी क्या हुआ, कांग्रेस को तो पिछले 2018 से मार्च 2022 तक 57% जो कांग्रेस आई थी 57% खाली बीजेपी ले गई थी, कांग्रेस को मिला था खाली 10%। अभी तो जब वो जैसे फाइनल से छोड़ दीजिए, अब जैसे कांग्रेस के लिए थोड़ा मौका वो मिल गया कि तो कांग्रेस थोड़ा बहुत उभर जाए, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक सारी चीज मोदी के हाथ में जा रहा था, मोदी के हाथ में। अब ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी जी के खिलाफ ये बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि अब जो चीज है, जैसे मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट था कि उन्होंने यह कहना था कि ब्लैक मनी से बंद हो जाएगी और डोनर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, वो भी अब नहीं रहा। ये मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट था और इसमें थोड़ा बहुत ठेस आ गया। लेकिन दूसरा चीज ये भी है कि अभी तक जो भी लोगों के मंशा थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट और वगैरह हाई कोर्ट वगैरह सारे सरकार के इशारों पे नाच है, आज वो भी प्रूव हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से चल रहा है, जो उनको लगे ठीक है, जो लगे उनको ना ठीक है, उस हिसाब से फैसला रहे। कम से कम एक चीज हो गया, जैसे अपोजिशन पार्टीज में मैक्सिमम ये आशंका इनके पार्टीज में थी, देखो जी सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हक में ज्यादा से ज्यादा फैसला दे रहा है। इसलिए अब ये चीज होगा कि स्पष्ट होगा कि नहीं जी, जो भी ये जिन्होंने भी पैसे दिए क्लियर हो जाए। और दूसरा चीज, लोगों का भी एक हक बनता है, जिसको आप वोट दे रहे हैं, आखिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके पास कौन देने वाला है। ये बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कम से कम आगे से पता चलेगा कौन लोग कितना पैसे किस पार्टी को दे रहे हैं। और दूसरा चीज है, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको फंडिंग का सारा पता होता है, कौन कहाँ से फंडिंग दे रहा है, लेकिन जो अपोजिशन वगैरह जैसे कांग्रेस और बाकी पार्टी से इनको पता नहीं चलता है कि कहाँ से कौन दे रहा है, ताकि इनको इन्फ्लुएंस वो करें या वो जो डोनर है वो इनको इन्फ्लुएंस करे। इस हिसाब से आगे इस इलेक्शन में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उतना भी नहीं पड़ेगा, 10% 5%। इससे कांग्रेस और अपोजिशन को फायदा मिलेगा, मैक्सिमम फायदा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का भी जो थोड़ा सा अभी ये चल रहा काम चल रहा है बाकी से, बीजेपी को मैक्सिमम बेनिफिट तो अभी भी बीजेपी के फेवर में जाएगा। ठीक है, ठीक ये है, अभी उतना कानूनी अहम पहलू नहीं आपसे है। समझ रहे हैं हम, ठीक है। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, इसके सियासी पहलू आप समझना चाहेंगे। ये सियासी पार्टियों पर चोट तो है, लेकिन क्या सबसे बड़ी चोट केवल बीजेपी पर है, क्या मोदी जी पर है, क्या चुनाव में इसका कोई असर बन सकता है? जैसे राहुल गांधी जी ने फौरन इसको करप्शन से जोड़ दिया, उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी करप्ट पार्टी है और वही ये लेके आई थी, आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। क्या जनता के बीच में ये बात समझा पाना इतना आसान है कि एक जो फैसला है अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दे तो मोदी सरकार की मंशा करप्शन वाली हो जाती है? ये बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, जैसा कि देश का मत इस समय दिखाई देता है। बहुत ही नपातुला आपसे जवाब चाहेंगे इसका। जी नमस्कार नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है जी। हमारे को पैनलिस्ट मिस्टर तिवारी, और मैं देख रहा हूँ आपके पैनल से बीजेपी से प्रदीप सिंह के दिख रहे हैं और सुशील जी, इन लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मैटर में जो लेकर के कानून आई थी बीजेपी गवर्नमेंट, उसमें 2 बातों से मैं पहले से स्वयं भी नहीं सहमत था कि जो लोग डोनेट करते हैं उनका नाम न पता चले। ऐसा प्राइवेट ऐसी दिखता है कि उसको गुप्त रखने से एक क्विड प्रो को हो सकता है, इसकी आशंका हमेशा रहती है। अंग्रेजी में क्विड प्रो को कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आपको कुछ देते हैं, उसके बदले में मैं भी आपको कुछ दे सकता हूँ। सीक्रेट है तो हमारे बारे में जानकारी नहीं होगी। दूसरा, आरटीआई में आप उसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से मुख्य बात यही थी कि एक तो ये क्विड प्रो को है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है तो उसको डोनेशन नेचुरली, जो कांग्रेस का आरोप है, ज्यादा लोग देंगे, और उसके बदले में पॉलिसी लेवल पे या किसी लेवल पे सरकार ऐसे कॉर्पोरेट या ऐसे व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकती है। दूसरा, आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी नहीं मिल सकता है
तो आरटीआई का कहीं न कहीं इसमें उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा। आप इसके कितने लाभ और कितने नुकसान होते हैं देखिए। अगर कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों का इससे बिल्कुल विरोध था तो अपनी तरफ से वो ये घोषणा कर सकते थे कि हम बॉन्ड्स के माध्यम से कोई भी रकम किसी से भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इतनी साफ हुई या इस तरह की स्वच्छता या ईमानदारी आज के जमाने में आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा आपने पॉइंट आउट किया शुरू में ही कि जो 9,800 से लेकर के करीब 10,000 करोड़ का डोनेशन आए हैं बॉन्ड्स के माध्यम से, उसमें से बड़े अमाउंट बीजेपी को और बाकी और भी पॉलिटिकल पार्टीज को आए। तो इसमें भेद खुलने की जहां तक बात है, ये भेद तो सबका खुलेगा, लेकिन इसमें एक बड़ा सवालिया निशान वो ये है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा आखिर कैसे दिया जाए। आपको याद होगा कि एक डिबेट आ रहा था पहले ही, और कई देशों में ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट ही या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से फंडिंग करती है चुनाव लड़ने के। जैसे आज अगर हमें चुनाव लड़ना एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और सरकार ने इंदुकान जी, ये राहुल गांधी वाला जो मुद्दा है पॉलिटिकल जो वो जानना चाहते हैं। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो आपसे ये जानना चाहूंगा, छोटे से ब्रेक का वक्त है। जाने कब से रहते हैं खामोश निगाहों में सपने, जाने कैसा होगा मंजर जब पूरे होंगे ये सपने। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन और हजारों श्रद्धालुओं के दिलों को छूती एक परंपरा की शुरुआत, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धुरी में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के सामने जब इस योजना का ऐलान किया तो लोगों की आंखें छलक उठी। हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे, ऐसा पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। बड़ा खुशी हुई सानू, मैं बहुत धन्यवाद करते हैं भगवंत मान दा। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त, जिसकी एक झलक देखने के लिए इनकी निगाहें कब से बेचैन थी। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान, शुक्रगुजार आना देसी के। ये श्रद्धालु कृतज्ञ हैं उन लम्हों के जिनमें उनकी बरसों की मुराद पूरी हो रही है। तो गुरु साहब ने सानू मौका दिता जी, असीं पहली बार ही जा रहे हैं जी। दिल इनके दुआएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, जिन्होंने इनके सपनों में रंग भरे हैं। ब्रेक के बाद राजधानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जिसने बीजेपी को हिला दिया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा लेने की जो व्यवस्था 2018 में की गई थी, 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। रोक ही नहीं लगाई, उसे असंवैधानिक करार दिया है, फौरन रोक दिया है और बहुत बड़े बड़े फैसले दिए हैं जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए, नेता बीजेपी के, रतन तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस के, सुशील कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप सिंह जी, मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, 6 साल बाद ये फैसला, और इस पर यह कहना सुप्रीम कोर्ट का एक असंवैधानिक बात है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है जैसा कि सरकार ने दावा किया था। देखिए, ये कहना कि केवल मोदी सरकार के लिए झटका, जो मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है जिसे ये बॉन्ड मिल सकते थे या मिले, जिसमें अन्य राजनीतिक दल भी। अगर प्रतिशत के आधार फैसला, कानून लाने का फैसला तो सरकार का था ना, कानून पर रोक लगी है। तो निश्चित तौर पे न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसके लिए कानून पे रोक लगी है। लेकिन ये कहना कि केवल हमें ही नुकसान हुआ या हमारे लिए ही ये बहुत बड़ी आपदा है, ये मैं आपके इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ। अन्य पार्टियों को भी मिले, और अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो तृणमूल कांग्रेस को इसका लाभ हुआ। अरे पैसे की बात नहीं हो रही महाशय, पैसे की बात नहीं हो रही, सरकार की पॉलिसी पे सवाल खड़े हुए हैं। बात घुमाइए मत, सीधे जवाब दीजिए। सरकार पे सवाल खड़े किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दावा सरकार ने किया था ट्रांसपेरेंसी का, ये कहा था कि इससे
ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेन देन जो है कैश का होता है वो रुकेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, अपना फैसला दे दिया। सरकार अब अपना अगला कदम उठाएगी उस पे, इसके जो उनकी शिकायतें उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण की केवल भारतीय जनता पार्टी को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़े। अरे लाभ तो सभी को हो रहा था, रूल तो सभी पार्टियों के लिए बराबर थे ना। अन्य पार्टियों ने जब वो सरकार में रही तो क्या उन्होंने कुछ फैसले लिए जिसको मोदी जी के रिजीम में अगर बदल दिए गए तो इसका मतलब क्या ये केवल मोदी जी की पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान हुआ? निश्चित तौर पर कुछ और भी फैसले रहे और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है अपने जो है अपना न्याय देने के लिए। तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है तो उसको फिर से उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और एक छोटा सा सवाल आपसे है, जो आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों को भी इससे नुकसान होगा, दैट मींस कि इसमें कुछ है ऐसा कि आपको भी नुकसान होगा, बाकी पार्टियों में भी नुकसान होने जा रहा है। मैं प्रश्न समझ नहीं पाया, एक बार फिर से कर देंगे प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि बाकी पार्टियों को भी नुकसान हो जाएगा। मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, क्या केवल भारतीय जनता पार्टी को ही मिले थे या अन्य पार्टियों को नहीं मिले थे? तो सारी पार्टियों को, बाकी पार्टियों ने उसी का विरोध किया था इसका। प्रदीप जी, हमारे हिसाब से गलत हो रहा है। सीईसी ने भी ये इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि ये जी हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन ये ब्लैक में रुक जाएंगे। बाद में कहीं ये समझे कि मैं प्रश्न को डक कर रहा हूँ। आदरणीय एंकर महोदय से मेरी विनती है कि आप उनके प्रश्न पूछ ले। भाई साहब जो भी है जो पूछ रहे हैं, मैं नाम नहीं समझ चाहूंगा, नाम नहीं पकड़ पाया। सुशील कुमार जी हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। जी हेलो, सुशील कुमार जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, जानना चाहते हैं कि अब सरकार इस पे क्या कदम उठा सकती है। सर अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा मेरे लिए कि सरकार इस पे क्या कदम उठाएगी। सरकार जब इस पे कदम उठाएगी तो निश्चित तौर पर प्रेस रिलीज के माध्यम से आ जाएगा। अभी आज ये फैसला है, 9 घंटे हुए हैं, तो सरकार अपना समय लेगी, उसके बाद नेक्स्ट कदम उठाएगी। मेरे हिसाब से मैं विनती करूंगा, बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना, कुछ भी कहना इस समय पे। ठीक है, चलिए ठीक है। रतन तिवारी जी जवाब दीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा झटका दिया है कि अभी एक प्रवक्ता आपके चैनल पे तो आ नहीं पाए, दूसरे आए हैं वो भी कॉल कर दिए, दर्शक भी देखते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सरकार को आदेश दिया है, एसबीआई को आदेश दिया है, कितने बॉन्ड आपने लिए, कितने लोगों के चंदे आए, उसे साझा करने का निर्देश भी दे दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि यह कानून किसने लाया था? ये कानून तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कानून लाने के बाद उनकी पार्टी में 6-7 हजार करोड़ की अपरंपार बढ़ोतरी कैसे हो गई? और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा झटका दिया है, वो ये बता दिए कि जो मतदाता होते हैं, मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कितने फंड रिलीज जा रहे हैं। तो मैं तो अस्वस्थ हुई फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखना, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बिल सदन में न लेके चले आए इस बिल को रोकने के लिए, ऐसा लगता है। लेकिन फैसला जो है बहुत अच्छा है, इससे बहुत कुछ सामने आएगा। ठीक है, ठीक है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹਨ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ब्रेक के बाद राजधर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही इलेक्टोरल बॉन्ड पर। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह रोक लगाई है, मोदी सरकार के 6 साल बाद इस फैसले पर तगड़ी चोट की है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, नेता बीजेपी के, छतन तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस के, सुशील कुमार जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील कुमार जी, इसके सियासी पहलू हम आपसे नहीं समझना चाहते, केवल कानूनी पहलुओं पर आपसे बात करना चाहते हैं। हमें ये बताइए, जब ये फैसला रुक गया है तो इसके बाद अब आगे क्या होगा? अब देख लीजिए, जब पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना देगा 2019 से लेकर 2024 तक सारा ब्यौरा दे देगा, उसे पता चलेगा कि इसमें कहां पर खामियां हो रही है और कहां पर गलतबाजी या जब तक ये स्टेट बैंक का सारा क्लियर आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सारी चीजें ये खुल जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि गवर्नमेंट कौन सी एक्शन लेगा। और सुप्रीम कोर्ट इसमें इलेक्शन में भी इसमें अपना एक्शन जरूर ले लेगा और नए गाइडलाइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ ही जाएगा। ठीक है, लोग कह रहे हैं इसमें बड़ा मोदी जी को बड़ा झटका मिला, उतना झटका भी नहीं है। आप ठीक है सुशील कुमार जी, ठीक है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, मेरा सवाल वहीं पर अटक गया। क्या राहुल गांधी से बड़ा मुद्दा बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? देखिए, नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। देखिए, मुद्दा बनाने का उनके पास कितना मात्रा है, वो बना पाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये उनके नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ा मुद्दा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ये कानून, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा था कि चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, उसका लाभ सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया। अब किसको कितना मिला, ये तो उसके पावर के कितने पावर में है, किस हिसाब से पावर में है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन इसका फायदा सभी ने उठाया। लेकिन ये कानून लेकर तो आई थी बीजेपी की सरकार। मैं उदाहरण एक देना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार, जो लोग सजा याफ्ता हैं उनको चुनाव लड़ने पर जो रोक लगाने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने 2012-13 में, उस पर रोक लगाने के लिए अधिनियम लेके आई थी मनमोहन सिंह की सरकार। उसको माननीय राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में फाड़ दिया था और कहा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो जब वो कानून लेके आए, उसका लाभ तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के करप्ट नेता को मिलता, लेकिन वो लेके आने की बदनामी तो बीजेपी कांग्रेस को उठानी पड़ी। ठीक उसी तरह से फायदा इस बार सभी ने उठाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा मैंने रतन जी को कहा कि अगर कांग्रेस को इसमें बिल्कुल असहमति थी तो वो मना कर सकते थे कि हम बॉन्ड से पैसा नहीं लेंगे, हमको जैसे पुराना सिस्टम था वैसे दीजिए। लेकिन ये कानून लेके आने का जो कलंक है, उससे आप अपने को हटा नहीं सकते, पीछे नहीं हटा सकते। लेकिन दो बातें मैं कहना चाहता हूं जो पिछली बार रह गया। एक, कि आप किसी चीज को कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो साथ में ये व्यवस्था भी लेके आना चाहिए कि आखिर लोगों को डोनेशन कैसे मिले और चुनाव कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज कैसे लड़ेंगी। इसकी एक व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, केंद्र सरकार ने भी, तमाम कमिटियों ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार कई राय दी है, लेकिन लोग पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए सहमत नहीं होते हैं। और एडीआर की रिपोर्ट है कि पिछले चुनाव में लगभग 55,000 करोड़ रुपए इस देश के चुनाव में खर्च हुए और जो तय है कैंडिडेट्स को खर्च करने के लिए उससे कईयों गुना। तो आखिरकार इस पे क्या कार्रवाई किया, चाहे इलेक्शन कमीशन ने चाहे सुप्रीम कोर्ट ने?
तो जब खुलेआम पैसे का यूज होता है तो पैसा आएगा कहां से? तो कम से कम एक व्यवस्था जो कहते हैं कि केवाईसी कंप्लाइड अकाउंट के माध्यम से आने का, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कम से कम केवाईसी कंप्लाइड अकाउंट्स है तो सबकी जानकारी हो जाएगी। लेकिन जो पहले सिस्टम था, जो कांग्रेस के जमाने में था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे गुप्त तरीके से देते थे, उसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार होते थे, वो तो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड करप्शन था। ये मैं मानता हूं कि एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन का भी एक तरीका था। लेकिन एक अंतिम बात कि जब सरकार के कि किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, आप डोनेट करिए, ऐसे में जब डोनेशन को डिस्क्लोज करने का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने जिस कानून के तहत डोनेशन किया था तो उनके राइट टू प्रिवेसी का क्या होगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ गुप्त दान की व्यवस्था है अच्छे कार्य के लिए। किसी ने अगर मान लीजिए कि अच्छे मंशा से भी कांग्रेस को, बीजेपी को अपना दान दिया और ये मान के दिया कि ये पता नहीं चलेगा हम देश के पॉलिटिकल सिस्टम में डोनेट कर रहे हैं, उनका खुलासा करने के आदेश देने के पहले सुप्रीम कोर्ट को क्या उनसे भी राय नहीं लेनी चाहिए थी कि आपका हम खुलासा करने का डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको आप एक्सपोज करेंगे तो पब्लिक डोमेन में उनके राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा, यह भी एक सवाल है, इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। इसमें इंदुकान जी राइट टू प्राइवेसी मेरे ख्याल से लागू इसलिए नहीं होती कि जो पुराना कानून था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो कंपनियों का लाभ है उसमें से चंदा दिया जाएगा। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आगे बात करेंगे। पंजाब देश ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਐਫ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ। ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੋਇਟਾ ਹੀਲਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਿੱਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇੰਪੈਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਹਰ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਐਸਐਫ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ 50% ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ 3000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ ਜੀ, 3000 ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫੈਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। और ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मोदी सरकार ये कानून लेके आई थी 6 साल पहले, बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है मोदी सरकार के लिए। चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप सिंह जी बीजेपी के नेता, रतन तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता, सुशील कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप सिंह जी, फिर एक बार आपको सफाई का मौका दे रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। बात मोदी सरकार आर्थिक रूप से किसी भी तरह का उस पर घोटाले का आरोप आज तक लगा नहीं है, अगर लगा भी है तो गंभीर आरोप साबित नहीं कर पाया है। ये पहली बार है जो मंशा पे सवाल खड़े किए हैं। घोटाला इसमें भले साबित ना होता हो, लेकिन आखिरकार लगातार जिन बड़े उद्योगपतियों का नाम आता था कि सरकार उनको फायदा पहुंचा रही है, उनको फायदा पहुंचाने के एवज में उनसे मोटा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया जाता था। ये आरोप तो आप पे लगेगा, इसकी सफाई आपको चुनाव में देनी पड़ेगी। प्रदीप सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया प्रदीप सिंह जी। रतन तिवारी जी, जिस तरह से बात उठ रही है आज, ठीक है बीजेपी ये सवाल लेके आई थी कानून, उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। कैश में चंदा पार्टियां लिया करती थी, आप भी लेते थे कैश में। तो आखिरकार एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया गया, अकाउंट से चंदा लेना, तो कितना बड़ा आप इस गलत, आज भी चंदा तो आप लेते ही हैं कैश में। जो सिस्टम था, अगर हम आज भी हम 70 साल 80 साल 100 साल पीछे जाके हम वहाँ की बात करेंगे
तो मुझे लगता है दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा। हम जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर की क्रांति की बात करते हैं, जब हम सिस्टम की बात करते हैं और अगर हम पेटीएम यूपीआई की दुनिया में जी रहे हैं, तो कैश की तो बात करनी भी थी। ठीक है, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने यह कानून लाया गया, पार्टी की सरकार ने यह कानून लाया, लेकिन इस कानून के तहत उन्होंने दान दाता के जो चंदे थे उसे तो गुप्त करार दे दिया। वही तो हमारे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये सीधे सीधे सूचना का अधिकार के उल्लंघन करता है। आरटीआई जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने 2005 में लाई थी, उसके खिलाफ जाता है। अगर आप पैसा ले रहे हैं तो उसकी जानकारी तो मतदाताओं के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब लोग वोट करते हैं तो उन्हें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हम कितने पैसे कौन सी पार्टी को जाता है। और आपने अभी नितिन तिवारी जी, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी तो है जो बीजेपी बार बार कहती है कि अगर हमने उनका नाम खोल दिया तो वो चंदा देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है कि दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई तो हमको निशाना बनाएगी। तो जो आपको 1000 करोड़ मिला है, 1000 करोड़ भी आपको ना मिलता अगर ये नियम ना बनाते ये लोग। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग डर इसलिए रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल तक क्या किया, 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड डाली, जबरदस्ती डराने का काम किया और आज भी डराने का काम कर रहे हैं। तो यह नाम खुलने के बाद बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई का डर दिखा के उनसे चंदा लिया है। अभी आप पूछ लेते हैं, ठीक है प्रदीप सिंह जी, वो सब नाम भी आएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए जनता को जवाब देना। सर, कुछ मुश्किल नहीं होगा, अभी जनता समझती है और जानती है। कांग्रेस जिस प्रकार से भी लॉजिक बदले, अभी मैं सुन रहा था, मैं जुड़ा हुआ था आपके प्रश्न से, तो आपने बड़ी वैलिड बात कही कि अगर कोई दान दाता ये सब उसका अगर डिस्क्लोजर हो जाए तो निश्चित तौर पे उसकी जान माल पे खतरा आ जाता है। कुछ प्रदेशों में राज्य सरकारें ऐसी हैं कि अगर कोई औद्योगिक घराना हो या कोई व्यापारी हो तो उस राज्य में तो उसका धंधा ही बंद हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे सबको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसी तरह से राइट टू प्राइवेसी भी है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चलिए सरकार लेकर के आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन क्या केवल भाजपा को ही इससे लाभ हुआ? दूसरी पार्टियां आरोप लगाने से पहले क्या ये नहीं देख रही कि उनको भी हजारों करोड़ रुपए मिले? तो क्या उनका नैतिक अधिकार बनता है इस पर सवाल करने का? अरे हम तो चलिए, अभी तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चाहे हमारे पास जो हमको चंदा दिए हैं, जो आपको चंदा दिए हैं, हम तो आज भी खुश हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि 1000 करोड़ हमें मिला है तो हम दुखी हैं। सामने आने दीजिए, सब कुछ दिखेगा सामने। आप इसलिए दुखी हैं कि उनको 6000 करोड़ क्यों मिला? ठीक है, इसके कानूनी पहलू बात करेंगे सुशील कुमार जी से। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। जाने कब से रहते हैं खामोश निगाहों में सपने, जाने कैसा होगा मंजर जब पूरे होंगे ये सपने। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन और हजारों श्रद्धालुओं के दिलों को छूती एक परंपरा की शुरुआत, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धुरी में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के सामने जब इस योजना का ऐलान किया तो लोगों की आंखें छलक उठी। हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे, ऐसा पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। बड़ा खुशी हुई सानू, ਅਸੀਂ बहुत धन्यवाद करते हैं भगवंत मान दा। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त, जिसकी एक झलक देखने के लिए इनकी निगाहें कब से बेचैन थी। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान, शुक्रगुजार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ये श्रद्धालु कृतज्ञ हैं उन लम्हों के जिनमें उनकी बरसों की मुराद पूरी हो रही है। तो गुरु साहब ने सानू ਹੁਣ मौका ਦਿੱਤਾ जी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ जा रहे हैं जी। दिल इनके दुआएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, जिन्होंने इनके सपनों में रंग भरे हैं।
ब्रेक के बाद राजधर में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की, जिससे मोदी सरकार को झटका बताया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी हैं बीजेपी के नेता, रतन तिवारी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, सुशील कुमार जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार। सुशील कुमार जी, एक बार फिर कानूनी पहलू समझ में नहीं आ पा रहे हैं, बहुत उलझा हुआ मामला है। पॉलिटिकल में प्लीज मत जाइएगा, क्योंकि पॉलिटिकल समझाने के लिए 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। कानूनी समझाने वाले कोई नहीं है। कानूनी मुद्दा ये है कि जिस तरह से बार बार बोल रहे हैं गोपनीयता का कानून है, वो बड़ा है या जनता के जानने का अधिकार बड़ा है? यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। देखिए जी नवीन जी, ज्यादा तो जो मतदाता उनको जानने की ज्यादा जरूरत है कि कम से कम उनको भी पता चले जो पार्टी अपने आप को बड़े ये कर रहे हैं, ये हम जो बड़े ईमानदार हैं, हम जो बड़े ये साफ सुथरे हैं, एटलीस्ट एक साफ सुथरी इमेज आ जाएगी। आप देख लीजिए 2023 नवंबर तक 165 बिलियन रुपए का या लोगों या पार्टी जो लोगों ने ये कॉर्पोरेट सेक्टर ने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब इसका एक पहलू बड़ा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे डिटेल्स आएंगे उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट भी विचार करेगा और सुप्रीम कोर्ट पे नजर रख रहा है, आगे भी नजर रखेगा, क्योंकि उसके बाद एक पॉलिसी बनेगी आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुई, कैसे हुई। वो चीज तो हमें देखना है कि अभी अगर हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ये करेगा या गवर्नमेंट ये फैसला लेगी वो लेगी, ये हमारे लिए भी अभी बड़ा मुश्किल चीज होगा। पहले तो पता चले ये है ये जिससे कि नुकसान हो रहा है, कोई चीज हो रहा है कि ये सही भी हो सकता है, लेकिन वो आगे पता चलेगा कि बस ये जो चीज है ये ओपन हो जाएंगे। कि नहीं तो पहले जैसा था कंपनी जो फॉरेन कंपनी डोनेशन नहीं दे रहा, अब पता चलेगा डोनेशन कितने कंपनियों से आगे फॉरेन से आए कि नहीं। अगर हो सकता है ज्यादा डोनेशन बाहर से आगे तो हो सकता है इसमें रोक लगाई दी जाएगी। पहले 7.5% कंपनियों को देना होता था खाली, अब ये भी पता चलेगा कि कितने कंपनी से कितना आ गया, ज्यादा तो नहीं आया या हद से ज्यादा तो नहीं आया, तो हो सकता है उस पर भी रोक लगाएगी, पूरी तरह आगे से नहीं होगा। या जो जिन्होंने डोनेशन ये डोनेटर या जो डोनेशन देने वाले हैं उनका तो पहले नाम नहीं पता होता था, अभी कम से कम ये पहले तो उनको देना होता था उसका किसने कितना दिया, अब वो भी नहीं है। ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी जब स्टेट बैंक वगैरह से रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है 7 साल का ब्यौरा मिलेगा, उसके हिसाब से फिर आगे बनेगा नई पॉलिसी। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत जी, जैसा कि साबित हो गया कि गोपनीयता कानून से ज्यादा जरूरी है जनता के जानने का अधिकार, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अहमियत नहीं दी। अब यहाँ पर एक सवाल है, थोड़ा रोचक भी है, अगर अडानी जी का नाम आ गया, अंबानी जी का नाम आ गया, तो इलेक्शन में क्या हो सकता है? थोड़ा सा एक काल्पनिक सवाल है, लेकिन थोड़ा सा जवाब चाहूंगा आपसे। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तय मान के चलिए कि इस तरह के जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बेशक उन्होंने 10 रुपए अगर बीजेपी को दिए होंगे तो 1 या 2 रुपए कांग्रेस को भी जरूर दिए होंगे। आपको उनको लंबी पॉलिटिक्स करनी होती है, तो जब वो पर्दे से खुलेगा तो यही होगा कि इन्होंने बीजेपी को 500 करोड़ दिया और कांग्रेस को उन्होंने 50 करोड़ दिया। तो ऐसे में क्या होगा, लड़ाई ये हो सकती है कि इनको ज्यादा दिया हमको कम दिया। लेकिन ये समझिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव लड़ने जाती हैं तो शुचिता की जो बात करते हैं, जीवन के शुचिता की, आचरण की शुचिता की, आर्थिक शुचिता की, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये मुद्दा बैकफायर भी कर सकता है कांग्रेस के लिए। रतन तिवारी जी, अगर ये साबित हो गया कि अडानी अंबानी जी ने आपको भी चंदा दिया है, तो आपके बार बार जो मुद्दा उठाते हैं अडानी अंबानी मोदी जी के साथ ही हैं, वो खत्म हो जाएगा और बीजेपी साबित कर देगी, देखिए साहब इन्होंने मलाई खाई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मैंने अंबानी जी से बॉन्ड लिया है उसकी जानकारी हमारी पार्टी को होगी, क्योंकि आपको भी पता है नियम एक कहता है कि हम बॉन्ड जाके बैंक से लेते हैं, वो बॉन्ड हम ले जाके पार्टी उस बॉन्ड से रिसीव कर लेती है या जो भी है पैसा ले लेती है। तो बॉन्ड हमें मिले हैं तो हमें तो पता ही है ना कि हमारे पास बॉन्ड किसके आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अडानी के पैसे समझ नहीं पाए। अगर आप बार बार जो सवाल उठाते जनता को ये भ्रमित करते हैं, या मान लीजिए जो भी है, आप कहते हैं कि अडानी की सरकार, अंबानी की सरकार, मोदी सरकार को बोलते हैं आप, अगर ये साबित हो गया दस्तावेजों में कि आपने भी कंपनियों से पैसा लिया है, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं साबित होगा। हमने अडानी से तो बिल्कुल पैसे नहीं लिए। आपको क्या पता? हम तो बार बार कह रहे हैं
या आपको थोड़ी जानकारी हो गई, तो जब खाते दस्तावेज सामने आएंगे तब पता लगेगा। हम कह रहे हैं कि आप नवीन जी आप स्पष्ट समझिए, अगर हमने अडानी से पैसा लिया है तो अडानी का नाम ले लेके उन्हें हम क्यों भ्रष्टाचारी कहेंगे? क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था ना कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, इंदुकान जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। खुलासा होने दीजिए। मैं केवल दो चीज याद दिला दूं रतन जी को कि जब चाइना के द्वारा फंडिंग की बात आई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को और सवाल उठे तो कभी क्या आपने से जवाब दिया? तो पॉलिटिक्स के लिए चीजें चलती रहेगी। जॉर्ज सोरोस के द्वारा तमाम कंपनियों को, मीडिया कंपनियों को फंडिंग कर दुष्प्रचार करने की बात आई, उसका किसी ने कभी जवाब दिया? ये राजनीति चलती रहेगी। सिर्फ एक बात उदाहरण और देना चाहूंगा, हल्द्वानी के जो दंगे हुए उसके पहले माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वो मदरसा इलीगल है, तोड़ दो। उसके रिपरकशंस क्या हुए? मैं उसी तर्क पे कह रहा हूं कि जब राज्यों में या कहीं भी, जैसे ममता बनर्जी के राज्य में आपने देखा कि पता चलता है कि इन्होंने वोट दे दिया, तो पहले लेफ्ट करती थी ममता बनर्जी की पार्टी करती है, वहां की गांवों को जला दिया जाता है। तो जब पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री के लोगों ने वहां किया है, वहां किसी और राज्य की सरकार है, उनके लोगों के राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रोटेक्शन का क्या होगा? मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सारा विवरण ले लेना चाहिए, जरूरत हो पैसा जब्त कराना चाहिए, लेकिन अगर एक कानून के प्रोविजन के तहत किसी ने गुप्त दान दिया तो आप उसको ऐसे डिस्क्लोज करने के लिए ब्लैकेंटली नहीं कह सकते हैं। ये राइट टू प्राइवेसी का प्रोटेक्शन का बिल्कुल वायलेशन है। नहीं, वो तो कह दिया इंदुकान जी, वो तो फैसला आ गया, उस पर हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते, वो तो आदेश आ गया है। प्रदीप सिंह जी, बराबर के दोषी माने जाएंगे अडानी अगर इनको भी दे रहे हैं, कांग्रेस को भी चंदा? ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो देखिए बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आपको बताऊं, इसका उदाहरण है, अडानी ने राजस्थान में भी इन्वेस्ट किया, पश्चिम बंगाल में भी इन्वेस्ट किया और तमाम जगह किया, लेकिन कांग्रेस सवाल उठाती है बीजेपी के लिए और भाजपा उठाती है कि राजस्थान में क्यों किया, पश्चिम बंगाल में क्यों किया। तो ऐसे कॉर्पोरेट आपको लगता है कि उन्होंने दान नहीं दिया होगा? बाकी बिल्कुल दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। और ठीक एक है, और चीज, प्रदीप सिंह जी को मैंने एक जवाब दे दिया। प्रदीप सिंह जी, राहुल गांधी जी ने जो बहुत करारा हमला किया है आज, कहा कि बीजेपी करप्ट पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, और देखिए साहब इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई थी, ये थी वो थी, आप जवाब दे सकते हैं उनको? ये निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी को अभी जवाब क्या देना, उनको अभी ब्रीफिंग ही नहीं होगी कि उनको क्या बोलना है। वो तो अति उत्साह में उन्होंने बोल दिया होगा, अभी उनको पता नहीं होगा कि उन्होंने भी इसी खेल में खेल खेला है। तो निश्चित तौर पे मैं उन पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। और ये समय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिए 9-10 घंटे हुए हैं, इस पे कोई भी कमेंट करना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, जरा चीजों को और क्लियर हो जाने दीजिए। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, तो हो सकता है उनको पता ना हो। वो आरोप लगाने में किसी को क्या जाता है, आरोप तो कोई कभी भी कैसे भी लगा सकता है, लेकिन उसको गंभीरता से समझना और फिर बोलना, ये दो अलग चीजें होती हैं। तो इस समय जो विपक्ष है, क्योंकि वो रेत का महल था, धीरे धीरे भसक गया है, तो उनके बाद क्या होता है, कभी कभी विवेक थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। वो चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे दूसरे अन्य दलों के नेता हो, वो आपको परिलक्षित हो रहा होगा कि इस समय मनस्थिति चल क्या रही है। आज की एक ताजा खबर सुन करके तो मेरा माथा ही चकरा गया कि किसी समय उनके सुरमा रहे फारूक अब्दुल्ला जी और ये सब जो जितने ये अब्दुल्ला जो परिवार है, वो अकेले चलने की बात कर रहा है। तो यानी उन्होंने हिंट दिया है कि हम भी यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं। तो इंडी गठबंधन की जो भी स्थिति है, उस पे किसी भी उसके दल के उसमें सम्मिलित दलों का विवेक थोड़ा सा डगमगाना ये नहीं है। थोड़ा समय दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम से। ठीक है, रतन तिवारी जी, फारूक अब्दुल्ला भी आ रहे बता रहे हैं, ये तो पूरे आप एक घर के ले लेंगे आप सबको। ये जो इंडिया की स्ट्रेटजी है ना, उसी स्ट्रेटजी में तो एनडीए फंसेगी। आप देखते जाइए ना, जो फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी के साथ मंच साझा कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने की बात कर रहे थे, अगर वो एनडीए के साथ जाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की स्ट्रेटजी है। अभी देखते जाइए, अभी चुनाव सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ खुलेगा, बहुत कुछ सामने आएगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, अगर फारूक अब्दुल्ला भी आ रहे हैं मोदी जी के साथ, तो ये तो कांग्रेस के लिए फिर बचता ही कुछ नहीं है देश में कुछ। इसके दो पहलू हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो इंडी गठबंधन क्षत विक्षत हो रहा है, ये संदेश जा रहा है, और बीजेपी इसमें अपने रणनीति में सफल हो रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिसके प्रति मैं बीजेपी के लोगों को
करूंगा। देखिए, अशोक चौहान की ईडी की कार्रवाई चल रही थी और वो बीजेपी में शामिल होकर उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। आप जनता के सामने कैसे इसका जवाब देंगे? और ठीक इसी तरह अभी फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई चल रही पिछले कई वर्षों से, और चुनाव की पूर्व संध्या पर अगर उनके साथ आप गठबंधन करते हैं अजीत पवार के साथ जैसे आपने किया, तो ओवरऑल इससे एक माहौल आपके खिलाफ भी बन सकता है। इसके प्रति मैं आगाह करना चाहता हूं सत्ताधारी पार्टी को। जी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये जनता भी देख रही है। आखिरकार केवल चुनावी फायदे के लिए किसी को अपने साथ जोड़ लेना, ये आखिरकार जनता को तब पसंद नहीं आता। प्रदीप सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी के नेता प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर से प्रश्न दोहरा देंगे सर? मेरा कहने का मतलब इंदुकान जी ने यह कहा कि लगातार जिस तरह से विरोधी विचारधारा वाले लोगों को आप अपने साथ ला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को हजम नहीं हो रहा है। इसका ये बैकफायर भी कर सकता है आपके लिए। अरे सर, जनता को लेकर के आ रहे हैं, आप देखिए जनता उसका जवाब कैसे देगी? अपने मत से देगी, और जब तक मत नहीं पड़ा तो उस पर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना कहां की समझदारी होगी? कंक्लूजन चलता रहता है, लेकिन सवाल उठाना तो हमारा काम है। सवाल का जवाब देना आपका काम है। बोलिए। तो आपने सवाल उठाया, मैंने उसका जवाब दिया कि जनता जो है अपना जनादेश अपने मत से देती है। ठीक है, तो आप मतलब ये भाषा ये कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं तो हम कुछ भी करें। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी के साथ, जिसको समझ में अभी नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। आप बेशक चुनाव जीत रहे हैं। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।